किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जब बहू ने भरी महफिल में अपनी सास से नौकरों की तरह साड़ी साफ करवाई तो अचानक आए बेटे ने यह देखा और फिर पत्नी को सिखाया ऐसा सबक कि सब लोग देखते ही रह गए। बहू, तुम मुझे जल्दी जल्दी से काम बताती जाओ, मैं पूजा पाठ का सारा काम तैयार कर लेती हूँ, फिर लेट हो जाएगा। तो दोपहर में पूजा नहीं जचती, पूजा पाठ के काम तो सुबह ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चित्रलेखा जी अपनी बहू नम्रता से बोली, अरे नहीं माँ जी, हमारे यहाँ कोई पूजा वूजा नहीं होगी, बस जतिन का मन था इसलिए हम लोग मंदिर तक हो आएंगे, बाकी कोई पूजा नहीं रखी है। नम्रता ने अपनी सास से कहा तो वह बोली, पर बेटा, बच्चों के जन्मदिन आदि पर पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है, तो तुम्हें ऐसे समय पर पूजा पाठ करवा लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, आगे से ध्यान रखना बेटा, चित्रलेखा जी ने कहा और नम्रता अपने कमरे में चली गई। इधर चित्रलेखा जी नीचे बैठी हुई थी और नम्रता तैयार होती हुई आई और अपने 5 साल के बेटे मोनू को आवाज लगाती हुई बोली, मोनू बेटा, जल्दी तैयार होकर आओ, हमें लेट हो रहा है और फिर पापा को ऑफिस भी तो जाना है। इतनी देर में चित्रलेखा जी का बेटा जतिन भी तैयार होकर नीचे आ गया। आकर अपनी माँ के पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम किया और बोला, माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जाइए, जाकर तैयार हो जाइए, हमें मंदिर के लिए निकलना है। चित्रलेखा जी बोली, अरे बेटा, तुम लोग ही हो आओ। जतिन ने कहा, यदि पूरा परिवार चलेगा तो और अच्छा होगा, पूरा परिवार एक साथ मंदिर में पूजा कर आएगा, इसी बहाने आप यहाँ मंदिर वगैरह घूम लोगी। वैसे तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता और ना ही नम्रता को टाइम मिलता है, तो आपको कहीं ले जा ही नहीं पाते। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। सोफे पर बैठता हुआ जतिन बोला। नम्रता भी वहीं बैठ गई। चित्रलेखा जी तैयार होने चली गईं और इधर मोनू भी तैयार होकर आ गया। नम्रता उठकर गाड़ी की ओर जाने लगी और गाड़ी में जाकर बैठकर बाहर से आवाज देने लगी, कितनी देर लगाओगे तुम लोग, अब लेट नहीं हो रहा? चलो जतिन, तुम्हें तो ऑफिस के लिए भी देर हो रही थी और अब आराम से बैठे हो। जतिन बोला, बस 2 मिनट नम्रता, माँ अभी तैयार होकर आ जाएंगी, फिर चलते हैं। चित्रलेखा जी ने भी ज़्यादा देर नहीं लगाई और वे तैयार होकर झट से नीचे आ गईं और गाड़ी में बैठकर सभी लोग मंदिर के लिए रवाना हो गए। चित्रलेखा जी को पूजा पाठ और मंदिर आदि का बहुत शौक था। वह जाते ही भगवान का भजन करने लग गईं और वहीं पर बैठ गईं। इधर नम्रता, जतिन और मोनू की भी पूजा खत्म हो चुकी थी। तब नम्रता अपनी सास से बोली, चलिए माँ, हमें तो कोई काम नहीं है, पर जतिन को ऑफिस जाना है, वरना मैं आपको टोकती ही नहीं, चाहे आप पूरे दिन यहीं बैठी रहें। चित्रलेखा जी मुस्कुराते हुए उठी और बोली, क्या करूं बेटा, इस उम्र में ईश्वर का नाम लेने में बड़ा सुख मिलता है, सो बस जब भी मौका मिलता है राम नाम का सुमिरन करने बैठ जाती हूँ। नम्रता भौहें चढ़ाती हुई बोली, अब चलिए, और यह कहकर नम्रता आगे आगे चल दी। चित्रलेखा जी भी पीछे पीछे चली आईं। ऐसा नहीं था कि चित्रलेखा जी को यह नहीं पता था कि उनकी बहू उनकी हर बात पर कितने नाक मुंह सिकोड़ती है, बस वे बिना वजह बहस करना ज़रूरी ही नहीं समझती थीं। और फिर कहने का फ़ायदा भी उस इंसान से होता है जिसे आपके कहने से कोई फ़र्क पड़ता हो, वरना तो बस बिना बात ही दीवार पर अपना सर मारते रहो, सिवाय सर फूटने के और कुछ नहीं होगा। इसलिए वह भी कुछ नहीं कहती थी। और फिर
एक दो दिन की ही तो बात थी, पोते का जन्मदिन अच्छे से निपट जाए, बस फिर तो अपने घर चले ही जाना है। चित्रलेखा जी ने मन ही मन सोचा। फिर जाकर गाड़ी में पीछे की सीट पर दोनों दादी पोते बैठ गए। हालांकि चित्रलेखा जी का पोता और उनका बेटा उन पर जान छिड़कते थे। दोनों ही उन्हें बहुत प्यार करते थे। अब इस उम्र में अपने बेटे और पोते का प्यार पाकर ही वह बहुत खुश थीं। और जहाँ तक बात रही बहू की, तो उससे जुड़ी कोई खास अच्छी यादें चित्रलेखा जी के दिमाग में नहीं थीं। और होती भी कैसे, जब उनकी बहू की शादी हुई थी तब वह विदा होकर गांव वाले घर में ही तो आई थी, पर वहां तो उससे कुछ दिन भी न रहा गया। शादी के दूसरे दिन ही उसने हर चीज में कमियां निकालना शुरू कर दिया। जैसे कि उसे बिना एसी के रहने की आदत नहीं थी, और बिना एसी और कूलर के तो वह बहुत परेशान थी। सो अगले दिन ही वह उसके लिए नया कूलर लाया गया, ताकि नई बहू को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पर गांव में नम्रता के लिए किन किन चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता, उसे कूलर और एसी के अलावा नल का पानी पीने की भी आदत नहीं थी। वह प्यूरीफायर का ही पानी पीती थी। यदि उसके लिए प्यूरीफायर लगवा भी दिया जाता, तब भी चूल्हे पर बनती हुई रोटियों से भी उससे परेशानी थी, क्योंकि उसने कभी चूल्हे पर भी खाना बनते हुए नहीं देखा। उसका धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था। जबकि शादी के पहले चित्रलेखा जी के परिवार वालों को यह बताया गया था कि नम्रता सब काम अच्छे से आते हैं। वह बहुत सहनशील स्वभाव की भी है। जैसे माहौल देखती है वैसे में ढल जाती है। पर यहाँ तो परिवार का हर सदस्य नई बहू की जी हुजूरी में लगा हुआ था। यहाँ तक कि नम्रता की सास चित्रलेखा जी भी। थोड़े समय तक तो वो सब कुछ साधारण ही रहा, लेकिन हफ्ते भर में ही नम्रता ने सुबह शाम का कलेश भरा वातावरण घर में बना दिया। वह हर समय किसी से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती। कभी उसे घर से बाहर निकलने में गोबर की बदबू आती, तो कभी वह बच्चों के शोर से परेशान हो जाती। यहाँ तक कि उसे अपने सास ससुर के पहनावे से भी दिक्कत थी। जब नम्रता जतिन से झगड़ा कर रही थी, तब चित्रलेखा जी ने उनकी बातें सुन ली थी। नम्रता कह रही थी, कितने जलील लोग हैं, ना रहने की तमीज़ है ना खाने पीने की। यह लोग जिंदा कैसे हैं? तुमने भी पता नहीं मुझे कहाँ जानवरों के साथ लाकर पटक दिया है। जतिन ने फिर भी उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। यह तुम कैसी बातें कर रही हो नम्रता? यहाँ मेरे माता पिता भी तो रहते हैं। मेरा पूरा बचपन इसी गांव में बीता है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इंसान नहीं रहते, और भी लोग हैं। मेरा पूरा परिवार है, माँ है। इतने पर नम्रता चिल्लाती हुई बोली, तो तुम्हारी माँ क्या किसी जानवर से कम है? उन्हें तो कपड़े तक पहनने की तमीज़ नहीं है। पता नहीं कितने घिसे पिटे पुराने जमाने में जी रहे हो तुम लोग। मैं तो इस तरह नहीं रह सकती। नम्रता की इस बात पर जतिन ने नाराजगी में नम्रता पर हाथ उठा दिया, पर इससे पहले कि वह उसे थप्पड़ मारता, उसने खुद को रोक लिया और बोला, तुम अभी अपने होश में नहीं हो कि तुम क्या बोल रही हो। अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। यह कहकर जतिन कमरे से बाहर आ गया। तब चित्रलेखा जी ने जतिन से कहा, बेटा यहाँ रहना इसके बस की बात नहीं है। तू एक काम कर, इसे लेकर शहर में ही रह ले। कोई ठीक सी जगह देख ले और वहीं कमरा किराए पर ले लेना। इसे भी अपने साथ शहर में ही रख, यह यहाँ नहीं रह पाएगी। तब माँ की बात मानते हुए जतिन अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया था, और तब से लेकर आज तक जब भी कोई फंक्शन होता तो नम्रता और जतिन दिन के दिन गांव जाते और वापस आ जाते। और जब चित्रलेखा जी या उनके पति विनोद जी का अपने बेटे से मिलने का मन होता, तब वह एक दो दिन के लिए अपने बेटे के पास आ जाते। और इसी कारण चित्रलेखा जी अभी यहाँ आई हुई थीं। काफी दिनों से वह आई भी नहीं थी, और आज उनके पोते का जन्मदिन भी था। इसीलिए वह कल शाम ही गांव से शहर आई थीं।
चित्रलेखा जी के सोच विचारों में रास्ते का पता ही नहीं चला और वह घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। तब मोनू अपनी दादी का हाथ पकड़कर बोला, दादी आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। और चित्रलेखा जी भी 7 साल के मासूम बच्चे के साथ बच्ची बन गईं और उसी की तरह बोली, चलो खूब मस्ती करेंगे, चलो चलो चलते हैं। इस पर फिर से उनकी बहू चिढ़ती हुई नम्रता अपने कमरे में चली गई। अब वह फ़ोन पर कुछ सामान मंगाती है और मोनू के सभी दोस्तों को उसके जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण दिया जाता है। मोनू के दोस्त और उनके माता पिता को शाम को घर पर आने का निमंत्रण देकर नम्रता शाम की तैयारी में लग जाती है और इधर जतिन अपने ऑफिस के काम से निकल चुका था। जतिन जा चुका था और नम्रता ने शाम की पार्टी के लिए डेकोरेशन का सारा सामान मंगवा लिया। वह अपने कमरे से नीचे आई और सामान देखने लगी। अब नम्रता ने सोचा कि वह अकेले घर कैसे सजाएगी। अकेले घर को सजाने बैठी तो उसे बहुत समय भी लगेगा और वह बहुत थक भी जाएगी। इसलिए वह अपनी सास को आवाज़ लगाती हुई बोली, माँ जी ज़रा बाहर तो चलिए। चित्रलेखा जी बाहर आईं तो देखा वहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ था। आकर वह पूछने लगी, हाँ बताओ बहू, कैसे बुलाया? तब वह बोली, माँ जी शाम के लिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर आप डेकोरेट करने में मेरी मदद कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। इस पर चित्रलेखा जी बोली, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चित्रलेखा जी वहाँ बैठकर गुब्बारे वगैरह फुलाने लगीं और तभी नम्रता बोली, माँ जी मैं कैटरिंग वाले को फ़ोन करके आती हूँ, कहीं खाने पीने के लिए लेट ना कर दे। इस पर चित्रलेखा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, वह काम भी ज़रूरी है, पहले तुम उससे बात करो, यह काम तो बाद में हो जाएगा। चित्रलेखा जी ने अपनी बहू के कहने पर सजावट का काम करने लगी और नम्रता तो बिल्कुल फ्री हो गई। बस सोफे पर बैठकर अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगी और अपनी सास को वहीं सोफे पर बैठे बैठे ऑर्डर दे रही थी। माँ जी इसे यहाँ लगा दो, इसे वहाँ लगा दो, इसे ऐसे कर दो, उसे वैसे कर दो। चित्रलेखा जी ने सारा काम निपटा दिया और शाम होते होते मेहमान भी इकट्ठा होने लगे। नम्रता तैयार होकर आई और अपनी सास से बोली, अब आप भी तैयार हो जाइए, मेहमान आ रहे हैं, और हाँ मोनू को भी तैयार कर लीजिएगा, मैं बाहर का इंतज़ाम देखने जा रही हूँ। नम्रता बाहर चली गई और डेकोरेशन वगैरह का सब काम हो गया था। मेहमान जमा होने लगे। तब नम्रता ने तैयार होकर मोनू को अपने साथ लगाया और अपनी सास को कहा कि वह घर की बड़ी होने के नाते सभी जिम्मेदारियों को खुद से देखें। चित्रलेखा जी झट से तैयार हो गईं क्योंकि नम्रता ने उनसे कहा ही इस लहजे में था जैसे ही मेहमान आए तो मोनू तैयार होकर अपनी माँ के साथ नीचे आया और पार्टी शुरू हो गई। पार्टी के दौरान चित्रलेखा जी घर के बड़े होने की जिम्मेदारी से देखभाल में लगी हुई थी और मेहमानों को पार्टी के बाद छोटे छोटे से रिटर्न गिफ्ट भी देने थे, जो कि नम्रता की ही फरमाइश थी। चित्रलेखा जी किचन में गिफ्ट पैक करने लगी। तभी नम्रता अपनी सास को आवाज़ लगाती हुई बोली, चित्रलेखा जी 1 मिनट ज़रा बाहर आइए, वह काम बाद में कर लेना, पहले यहाँ आकर देखिए मेहमान आ चुके हैं। और अब उन्हें किसी ने कोल्ड ड्रिंक का भी नहीं पूछा। चित्रलेखा जी टेबल पर रखी ट्रे उठाकर ले आईं जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। चित्रलेखा जी ने सभी को कोल्ड ड्रिंक दी। जब चित्रलेखा जी नम्रता के दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक दे रही थीं, तब गलती से उनके हाथ से कोल्ड ड्रिंक उनके कपड़ों पर गिर गई। तुरंत ही नम्रता की दोस्त ने चिल्लाना शुरू कर दिया। नम्रता की दोस्त गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, व्हाट नॉनसेंस इज नम्रता,
तुमने कैसे कैसे नौकर रखे हुए हैं जिन्हें सर्व करना तक नहीं आता। फिर वह चिल्लाती हुई चित्रलेखा जी से बोली, आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता। इतनी महंगी मेरी साड़ी खराब कर दी, अब इसे कौन साफ करेगा? तेरा बाप। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर टिश्यू पेपर ला कर आ और मेरी साड़ी साफ कर। अगर मेरी साड़ी पर दाग रह गया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरे जैसी 1000 साड़ियाँ बनेंगी। मेरी कीमती साड़ियों में से ये एक साड़ी थी। इतनी महंगी साड़ी तूने खराब कर दी। इन लोगों को खुद तो तमीज़ होती नहीं है। गंवार कहीं की, आ जाएंगे पार्टी में। सभी लोग चित्रलेखा जी की ओर देख रहे थे। वह इस समय अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, लेकिन अब भी वह अपनी बहू नम्रता की ओर देखने लगी कि शायद नम्रता कुछ तो कहेगी, पर नम्रता उल्टा अपनी सास को ही सुनाने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? कितनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अब जाओ, जाकर कोई कपड़ा हो या टिश्यू लेकर आओ और इस साड़ी को साफ कर दो। नम्रता की बात सुनकर बेचारे चित्रलेखा जी वहां से चली आईं और वहां खड़े खड़े करती भी क्या, अपनी और बेइज्जती करवाती। अपनी आंखों के आंसू छुपाती हुई चित्रलेखा जी जाकर टिश्यू पेपर लेकर आईं और नम्रता की उस दोस्त की साड़ी साफ करने लगी। इतनी देर में ऑफिस से जतिन आ गया, जो कि अपने बेटे मोनू के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था। घर में घुसते ही उसने जो दृश्य देखा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया और अपनी माँ को उठाता हुआ उनके हाथ से टिश्यू पेपर छीनकर फेंकता हुआ बोला, ये क्या कर रही हैं आप? यह सब काम आपको करने के नहीं हैं। मुझे बताओ, आपसे किसने कहा है सब काम करने को? आपसे यह सब करने के लिए किसने बोला माँ? चित्रलेखा जी अपनी आंखों में आंसू छुपाए हुए थीं। किसी अपने को अपने पास पाकर वे आंसू अनायास ही आंखों से बाहर आ गए और चित्रलेखा जी अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ी। जतिन ने अपनी माँ को जिस दशा में देखा था, वह देखकर अपने गुस्से पर काबू न कर सका और नम्रता पर चिल्लाता हुआ बोला, किसने कहा माँ जी से इस औरत की साड़ी साफ करने के लिए? नम्रता बोली जतिन से, माँ जी ने इसकी साड़ी पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी, तो बस वही साफ कर रही थी। और जतिन टेढ़ी नज़रों से नम्रता की ओर देखता हुआ बोला, कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी मतलब तुमने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक सर्व करवाई? नम्रता को तो जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप खड़ी रही तो जतिन ने तेज आवाज में दोबारा पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है नम्रता? क्या तुमने माँ से कोल्ड ड्रिंक सर्व करवाई? नम्रता ने धीरे से गर्दन हिलाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, जतिन, यहाँ और कोई नहीं था और मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक देने के लिए मैंने इसलिए माँ जी को कह दिया। बस फिर क्या था? इतना सुनते ही जतिन का गुस्सा दोबारा चढ़ गया। वह बोला, नम्रता, मैं माँ को कमरे में छोड़कर आ रहा हूँ, तब तक यहाँ मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, यह सब तुम जानो। यह कहकर जतिन अपनी माँ को उनके कमरे में ले गया और कमरे में छोड़कर आने लगा। चित्रलेखा जी ने जतिन का हाथ पकड़कर उसे कहा, जतिन, नम्रता की कोई गलती नहीं है। यहाँ घर की बड़ी मैं ही थी, तो मुझसे ही मेहमानों का स्वागत भी करना चाहिए था ना। बस इसलिए मैं अपनी खुशी से यह सब कर रही थी। जतिन अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। अब तो जैसे जैसे जतिन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे नम्रता की सांस अटक रही थी। न जाने जतिन उसके साथ क्या करने वाला था। तब तक नम्रता ने अपने सभी दोस्तों और मेहमानों को विदा कर दिया था, यह कहकर कि बस पार्टी ख़त्म हो चुकी है, आप लोग पार्टी में आए उसके लिए शुक्रिया। बस नम्रता की वह खास सहेली ही रुकी हुई थी जिसकी साड़ी पर चित्रलेखा जी ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी। अब जतिन नीचे आया। आते ही नम्रता से बोला, नम्रता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए।
बीच में नम्रता की वह सहेली बोलने लगी, जतिन, तुम नम्रता को गलत समझ रहे हो। तुम्हारी माँ ने कपड़े ही ऐसे पहने थे कि मुझे लगा वह नौकरानी है। वह और कुछ कहती कि तभी तेज आवाज में चिल्लाता हुआ जतिन बोला, इतनी भी तमीज नहीं कि मियाँ बीबी के बीच में बोला नहीं करते। तुमसे किसी ने कहा बोलने के लिए? नहीं ना, फिर क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो? निकलो यहाँ से। जतिन के चिल्लाते ही नम्रता की वह सहेली घर से बाहर चली गई और अब नम्रता अकेली रह गई थी। उसके बाहर जाते ही जतिन ने अपने बेटे से बोला, अपनी दादी के पास जाओ, मुझे मम्मा से ही कुछ जरूरी बात करनी है। जतिन ने बेटे को ऊपर जाते ही नम्रता को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और नम्रता मुंह फाड़ कर जतिन की ओर देखने लगी, क्योंकि आज पहली बार जतिन ने उस पर हाथ उठाया था। नम्रता आंखों में आंसू भर कर जतिन की ओर देख रही थी। तब जतिन बोला, ऐसे क्या देख रही हो तुम? इसी लायक हो। मैंने तुम्हें शुरू से वैसा माहौल दिया जैसा तुम चाहती थी, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को एक दिन के लिए भी नहीं झेल सकती। तुम एक दो दिन में ही उनके साथ ऐसा बर्ताव करने लगी। इस बात को याद रखो नम्रता, हमारा एक छोटा बच्चा है और वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। आज तुम माँ के साथ जैसा बर्ताव करती हो, यह याद रखो कि कल बड़ा होकर मोनू भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा और यकीन मानो तब तुम उसका यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और अगर तुम्हें मेरी माँ से इतनी ही परेशानी है तो आज के बाद वह यहाँ नहीं आएंगी। तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहना। कोई काम हो, चाहे तुम बीमार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को यहाँ नहीं बुलाने वाला। तुम अकेली ही खुश हो ना, तो अकेली ही खुश रहो। और ज़्यादा अपनी माँ और बहन से लाड है ना, तो अब की बार कोई परेशानी हो तो उन्हें ही बुलाना। मुझे मेरी माँ से मिलना होगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा अपने बेटे को लेकर। तुम यहीं रहना, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें गांव जाने की। इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल खाता है। वह कहावत तो सुनी ही होगी ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब मोनू तुम्हें अपनी दादी के साथ बदतमीजी करते हुए देखेगा तो तुम्हारे बुढ़ापे में वह भी तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेगा। और अभी तो तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं, इसलिए बड़ा इतराती हो। पर उस उम्र में जब औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है, तब तुम्हारा बेटा जब तुमसे हाथ छुड़ाएगा, तब तुम्हें एक माँ के दर्द का एहसास होगा। मेरी माँ ने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने तो तुम्हारी खुशी के लिए अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया, वह भी हमेशा के लिए। उनका जब बिल्कुल दिल नहीं लगता तब वह मुझे देखने के लिए आ जाती हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना भी नहीं चाहेगा। मोनू बालकनी में खड़ा होकर यह सब सुन रहा था और अपनी दादी को रोते हुए देखकर आया था। उसके मन में अपनी माँ के प्रति थोड़ी कसक आ गई और वह अपनी माँ से थोड़ा नाराज सा रहने लगा। नम्रता की सास अपने गांव जा चुकी थी और नम्रता की जिंदगी पहले की तरह चल रही थी, पर वह मोनू के बर्ताव से खिंच गई और बोली, तू आजकल मुझसे तमीज से बात क्यों नहीं किया करता? मोनू बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला गया। नम्रता आज उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई और उससे बात करने की कोशिश करती रही, पर मोनू ने पलटकर उसे जवाब नहीं दिया। अपने बेटे के बदलते व्यवहार को देखकर नम्रता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जतिन को फ़ोन करके बोली, जतिन, कल संडे है, मोनू की और आपकी दोनों की छुट्टी है। अगर आप कहें तो हम कल गांव घूमने चलें। जतिन को लगा कि शायद नम्रता मजाक कर रही है। जतिन बोला, नम्रता, अभी मैं बिज़ी हूँ। अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो बाद में कॉल करता हूँ। जतिन जब तक घर आया, नम्रता अपना और मोनू का सामान पैक करके बैठी थी। जतिन के आते ही उसने जतिन को कहा कि वह गाड़ी घुमा ले, आज हम गांव चल रहे हैं। जतिन थोड़ा सा सरप्राइज था और खुश भी अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार को देखकर। जैसे ही वे दोनों गांव पहुंचे,
तो चंद्रलेखा जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और साथ ही उनके पति रामेश्वर जी भी बहुत खुश थे। पूरा परिवार आज बरसों बाद एक साथ था और आज पहली बार नम्रता भी गांव की किसी चीज़ को देखकर नाक मुंह नहीं सिकोड़ रही थी, बल्कि सबके साथ मिलकर हंसी मजाक कर रही थी। और यह सब देखकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, यदि आपके मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति किसी भी कारण से मनमुटाव है, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बाहर के किसी भी मेहमान के सामने अपने किसी भी परिवारीजन का अपमान ना करें। यह पूरे परिवार के लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। और यह भी कि बच्चे कच्ची माटी की तरह होते हैं। उनके सामने आप जैसा बर्ताव करते हैं, बड़े होकर वह भी वैसा ही बर्ताव सीखते हैं और करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपका सम्मान करें और आपके साथ बड़े प्यार से रहें, तो यह आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने माता-पिता और सास-ससुर के साथ इसी प्यार और सम्मान के साथ रहें। तभी आने वाली पीढ़ी भी आपसे यही अच्छी सीख लेगी और आपके साथ यही अच्छा व्यवहार करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।